हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से जुड़े वो सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये महात्मा गांधी सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी। गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पढ़ाई की थी और वे अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 भाई और 1 बहन थी। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और माधव देसाई जी गांधी जी के निजी सचिव थे। गांधी जी की हत्या बिरला भवन के बगीचे में हुई थी और गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था और भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को ही मिली थी। और इसके अलावा गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। उसके बाद अब हम महात्मा गांधी जी के आंदोलन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1918 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। गांधी जी द्वारा 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी। तो इस तरह से 1918 में महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर ली थी भारत में। और ये पहला आंदोलन था महात्मा गांधी जी का, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी सफल रहे थे। ये सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जाता था और इसके अलावा उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए भी विवश किया जाता था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को जनता का बहुत समर्थन मिला था। तो यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था 1918 ईस्वी में, जिसका नाम है चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। ये आंदोलन गुजरात के खेड़ा में चलाया गया था और ये महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। उसके बाद नेक्स्ट है 1919 में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसकी डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी जी ने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक मंच हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने के अवसर के रूप में देखा। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया था जो मुसलमानों के खलीफ के खिलाफ चलाया गया था, परंतु 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया था। इसके बाद गांधी जी ने संपूर्ण जीवन हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए वे लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरियां हमेशा बढ़ती गई। खिलाफत आंदोलन का आयोजन तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में किया गया था और भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच में एकता के प्रतीक के रूप में तुर्की के खलीफा को पुनः प्राप्त करने के लिए 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन था। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन था और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। ये सभी डिटेल्स थी फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड। इसके बाद अब हम 1919 में एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। 26 जनवरी 1919 को एक एक्ट पास हुआ था जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। ये एक ऐसा कानून था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए अदालत में पेश कर सकती है और जेल में भी वे बंद कर सकते थे। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई थी। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग
में बुलाई गई थी और वहां इस शांति सभा को अंग्रेजों ने बुरी तरीके से रौंद लिया था। उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे गांधी जी ने काला कानून या ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने कई सभाएं आयोजित की थी। उनमें से इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को रौंदा था। उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये स्टोरी है रॉलेट एक्ट की और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो ये रिलेट करता है रॉलेट एक्ट से। असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता ना की जाए। तो इसका ध्यान रखना है कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। उसका मतलब क्या था, मोटो क्या था, तो इसका मतलब ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता ना किया जाए। इसके बाद हम अब 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी जी की यही सोच थी कि भारत ब्रिटिश सरकार केवल इसीलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर उन्हें वे सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में उनकी सहायता ना करें, परंतु इनमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल ना हो। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और लोगों को गांधी जी की बात समझ में आई और लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था, वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था और कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर चले गए थे, जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। परंतु इस कारण बहुत से लोग गरीब और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु फिर भी लोगों ने ये सब अपने देश की आज़ादी के लिए वे करते रहे। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि शायद हमें आज़ादी तभी मिल जाएगी, परंतु आंदोलन के आखिरी समय में गांधी जी ने गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर हुई घटना के कारण 1922 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। एक और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, पर इसे शुरू किया गया सितंबर 1920 ईस्वी में। क्यों इसे पोस्टपोन किया गया था अगस्त से सितंबर, तो ये भी जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी और उसी दिन सुबह सुबह बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की खबर आई और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को पोस्टपोन किया गया था। फिर असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ। ये सभी पॉइंट्स थे असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो घोषणा की गई थी, असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी 1 अगस्त 1920 में, पर उस समय सुबह बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, तो इसी की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया और इसे शुरू किया गया सितंबर 1920 ईस्वी में। और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 तक चला और इसकी डिटेल्स सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। 1922 तक ये आंदोलन इसीलिए चला क्योंकि चोरा चोरी घटना के बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ये सभी डिटेल्स है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के बारे में। अब हम नेक्स्ट चोरी चौरा कांड के बारे में जान लेते हैं। चोरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना को चोरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चोरी चौरा घटना के बाद गांधी जी का कहना था कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लाइन ध्यान रखना है, हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आज़ादी पाने के लायक नहीं हुए हैं। ये लाइन कही थी महात्मा गांधी जी ने चोरी चौरा कांड के दौरान और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स चोरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के
पास एक कस्बे में 4 फरवरी 1922 में, जहां पर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पे आग लगा दी थी और उसमें 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हुई थी। जब ये घटना महात्मा गांधी जी को पता चला था तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसके अलावा इस घटना के पता लगने पर महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आज़ादी पाने के लायक नहीं हुए हैं। तो ये लाइनें कही गई हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई और ये यात्रा 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली और यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और ये कानून तोड़ा और इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार पर सीधा प्रहार था और इसी घटना के बाद यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मोस्ट आईएमपी पॉइंट नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक मार्च के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई थी और ये यात्रा 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली। दोनों लोकेशन ध्यान रखना है और यहाँ पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया और ये कानून तोड़ा और इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी घोषणा कर दी थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों में पूरी की और इस दौरान उन्होंने साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील या 390 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो मील भी ध्यान रखना है और किलोमीटर में भी ध्यान रखना है। उन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया और इस यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर्स थे और ये यात्रा खत्म होते तक महात्मा गांधी जी के साथ हजारों लोगों ने ये यात्रा की थी। 5 मई सन 1930 को आधी रात में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी और इस सत्याग्रह ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। इस नमक सत्याग्रह के कारण लगभग 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान मोस्ट आईएमपी पॉइंट उस समय वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम पर्पज से। इन सभी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हो ये सभी डिटेल्स मैं ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में भी डाल दूंगी, तो वहाँ पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने 1931 ईस्वी में लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था उसमें भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। तो ये डेट याद रखना है, 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था लंदन में, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हुआ था। तो ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही डेट याद रखना है। ये सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर महात्मा गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा चलाया गया ये नमक सत्याग्रह उनके अहिंसात्मक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था और इसका शाब्दिक अर्थ भी ध्यान रखना है, सत्य का आग्रह मतलब सत्याग्रह। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने एक और आंदोलन की शुरुआत की थी
भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, तो इसकी सभी डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। सन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने सन 1942 में की थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो सका। इसके असफलता का कारण जान लेते हैं। इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और उनमें इस आंदोलन को लेकर बड़ी लहर थी और आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ था और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन का सफल नहीं होने का। इसके अलावा बहुत से भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम का चरम है और अब आज़ादी मिल ही जाएगी, और उनकी इस सोच ने आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। इस आंदोलन से एक बात ये अच्छी हुई कि ब्रिटिश शासकों को ये एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता, उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना ही होगा। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए थे, उन आंदोलन के कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, उनको भी जान लेते हैं। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे और आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा ये आंदोलन रद्द कर दिया जाता था, जो कि हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। फ्रेंड्स, जब हमारी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होती है ना, तो हमें एमसीक्यूज और वन लाइनर को करेक्ट करने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। इसीलिए मैंने थोड़ी ब्रीफली तरीके से इन सभी आंदोलन के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।